गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका, सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है कि संविधान निर्माण। क्या नाम है इसका? इसका नाम ही है सेकेंड चैप्टर का कि संविधान निर्माण। आइए हम सब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि लोकतंत्र क्या होता है, और लोकतंत्र के बारे में ही समझने का प्रयास किया हम लोगों ने। वहाँ पर लोकतंत्र के डेफिनेशन को देखा था हम लोगों ने, लोकतंत्र की विशेषताओं को हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था, और लोकतंत्र की जो विशेषताएं होती हैं, फीचर्स होते हैं, क्या होता है, क्या अंतर होता है, और लोकतंत्र की एक बृहद परिभाषा हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र वर्तमान समय में जितने भी विश्व हैं, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब जानते हैं आप सब? संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब कि एक वैश्विक स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और सभी में समन्वय स्थापित करने के लिए, और कोई तीसरा युद्ध न प्रारंभ हो जाए, वैश्विक युद्ध, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना किया गया था यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें 193 सदस्य देश हैं, और 193 सदस्य देश उसमें जो हैं वे सारे देश अपने यहाँ क्या करते हैं कि वे उन सभी देशों में देखा जाए यदि तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोकतंत्र ही है, जनता का शासन है। पहले राजतंत्र था, राजा के शासन, राजा भी निरंकुश हो गए, राजा के शासन को लोगों ने हटा दिया, और राजा के शासन को हटा करके लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया। अब कहीं कहीं यदि संवैधानिक राजतंत्र दिखाई पड़ता है, जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यह होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यह है कि किसी भी देश में जो पहले राजतंत्र था तो राजा के पास सर्वा शक्ति होती थी, सभी शक्तियां राजा के पास होती थीं, लेकिन अब संवैधानिक राजतंत्र में क्या हुआ कि राजा के पास कम शक्तियां होती हैं और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास वास्तविक शक्ति होती है। मतलब आज वर्तमान समय में राजा के शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही करता है। समझ गए? जैसे भारत में ही देखिए आप, राष्ट्रपति हैं हमारे यहाँ, तो राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, और जबकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन से लिया गया है यह प्रक्रिया। हमारे यहाँ ब्रिटेन में राजतंत्र था, और वहाँ के पे जो राजा हैं, वहाँ पे जो रानी का पद होता है, एक जो नाम मात्र का प्रमुख है, वे रानी का पद है, वे शक्ति का प्रयोग नहीं करती। वहाँ के जो प्रधानमंत्री होते हैं ब्रिटेन के, वे ही वास्तविक प्रमुख होते हैं, और रानी के भी शक्ति का प्रयोग यही किया करते हैं, कार्यपालिका की, देश की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति का प्रयोग। अब हम बात करने वाले हैं कि ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी इंटर्ड इन ऑल ओवर एरियाज। डेमोक्रेसी जो है प्रेजेंट टाइम में यह वर्ड सभी जगहों पर व्याप्त हो चुका है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब केवल सरकार से ही संबंधित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब आज बहुत जगहों पर यह शामिल हो चुका है कि लोकतांत्रिक रूप से फैसले लिए जाएं। आप यदि अपने घरों में भी देखेंगे तो घरों में भी यदि फैसले बहुमत से लिए जाएं, लोगों से, सभी लोगों से परामर्श लेकर के किए जाएं, घर में जो स्त्रियां हैं उस स्त्रियों से भी पूछा जाए, केवल पुरुष समाज ही निर्णय न ले, स्त्रियों से पूछा जाए, कुछ जो बच्चे हैं जो वयस्क हो चुके हैं उनसे भी परामर्श लिया जाए। यदि परामर्श ले करके अपने घरों में भी कार्य किया जाता है तो उस निर्णय को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं और लोकतांत्रिक कहा जाएगा, और घरों में भी शांति व्यवस्था कायम करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब यदि हम बात करें स्कूलों में भी देखिए, आज जो लोकतंत्र की परिभाषा है वह स्कूलों में भी व्याप्त है। कोई भी शिक्षक यदि अपने छात्रों को पढ़ाता है, कोई भी शिक्षक अपनी छात्रों को पढ़ाता है तो बच्चों में लोकतांत्रिक भावना के गुणों को विकसित करना
कराना एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। और शिक्षक यह भी कार्य करता है कि बच्चों के निर्णय और परामर्शों को भी आमंत्रित करता है। इसलिए कहा जाता है कि आज कक्षा में भी जो शिक्षक होते हैं वे लोकतांत्रिक तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि एक लोकतांत्रिक शैली है कि लोकतांत्रिक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाना, बच्चों को तानाशाही रूप में नहीं कि जो शिक्षक कह रहा है कोई विचार है, सामाजिक विचार है, तो कोई शिक्षक जो कह रहा है, शिक्षक जिस चीज़ को पसंद करता है वही चीज़ें थोप रहा है छात्रों पर, वही छात्रों के लिए सही है, ऐसा गलत होगा। छात्रों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए, उनके विचारों का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी चाहे वे आलोचना करें, चाहे वे समालोचना करें, चाहे वे गुणों का वर्णन करें, उनका भी एक अपना विचार है और उनके विचार को भी मान्यता मिलनी चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के बीच में पढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इस तरीके से आज जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है वह क्लासरूम में भी एंट्री कर चुका है। अब यदि बात किया जाए तो जो बड़े बड़े संस्थाएं होती हैं, संगठन होते हैं, उन संगठनों में भी लोकतांत्रिक रूप से फैसला लेने का प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। तो यदि संगठनों में लोकतांत्रिक रूप से कार्य होगा तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे सारे कर्मचारी मिल करके उसे काम करेंगे, तो वह संस्था और आगे बढ़ेगी, ऐसा माना जा सकता है। यदि संस्था में तानाशाह है, जो मालिक कहता है वही बातें होती हैं, जो मैनेजर कहता है वही बातें होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और संस्था के हित में वह नहीं माना जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र आज प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर एरियाज़ में एंट्री कर चुका है। तो हर जगह पर लोकतंत्र की ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आजकल बताया जाता है। तो अब आप जब पढ़ेंगे अगले क्लास में, जब आप जाएंगे तो अगले क्लास में आप 10th क्लास में और विस्तृत तरीके से लोकतंत्र के उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से देश में लोकतांत्रिक लागू किए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भारत में कि संविधान जो चैप्टर है आपका, यह चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है आपका, देखिए, संविधान निर्माण। संविधान कैसे निर्मित हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो संविधान कैसे निर्मित होता है, क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पिछले अध्याय में आप सबने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए, जहाँ भी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ पर एक संविधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान के बिना लोकतंत्र संचालित नहीं हो सकता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र में संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे, जैसे हमें संविधान की ज़रूरत होती क्यों है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से उन्हें बनाता है, ये सब क्वेश्चन तो उठते हैं ना। या संविधान जब बन जाता है तो नियम कानून जब बन जाता है तो वह संविधान का रूप धारण कैसे करता है, कोई भी विधि कानून कैसे बनती है, समझ गए। और ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में भी बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव ला सकते हैं या कर सकते हैं। या ये भी देखेंगे कि हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण में के काम को अंजाम दिया, कैसे संविधान को निर्मित किए। नेपाल ने भी अपने संविधान को निर्मित किया और हम भारतीय संविधान भी निर्मित किया गया हम लोगों का, भारत का संविधान भी बना। इसके पीछे मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराता है, और यही हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो आइए हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दरअसल वहाँ के जो जिस तरीके से आप भारत में महात्मा गांधी को पूजा करते हैं, महात्मा गांधी की एक बापू का, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को वहाँ का राष्ट्रपिता माना जाता है। नेल्सन मंडेला ने अपने कोटेशन में कहा था, उसको लाइन बाय लाइन में पढ़ना चाहूँगा, कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान से इनकी बातों और विचारों को समझने की कोशिश करें आप सब लोग कि नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं। देखिए, नेल्सन मंडेला का कहना है, ये कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है, और मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो,
मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। मतलब नेल्सन मंडेला जो थे, गांधी जी के ही कुछ विचारों से प्रभावित थे और उन्हीं के विचारों को लेकर चला करते थे। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिस समय दक्षिण अफ्रीका में गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था इनके ऊपर। नेल्सन मंडेला ने अश्वेत के खिलाफ, मतलब जो अंग्रेज़ लोग भारत में भी आए, शासन किए, दक्षिण अफ्रीका में भी उन लोगों ने शासन किया, लेकिन जो अश्वेत की भावना थी, जो छुआछूत की भावना थी उनके द्वारा, काले और गोरे में जो फर्क किया करते थे, वे रंग भेद किया करते थे वे, तो ये दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला थे, इनके ऊपर देशद्रोह की भी मुकदमा चलाया गया था। उन्हें 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। अगली बात हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अगली कड़ी में कि अगली हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया अंग्रेज़ों ने भारत को भी, और उन लोगों ने भारत को ही नहीं बनाया, अपितु उन लोगों ने 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल है ना, रोबेन द्वीप में कैद करके रखा था। नेल्सन मंडेला को अंग्रेज़ों ने 6 लोगों को तो कैद किया ही किया, इसके अलावा वह अन्य लोगों को भी कैद कर लेता है, और अन्य लोगों को भी कैद 7 अन्य नेताओं को कैद किया था 1964 में, और कैद करके उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दिया था, और 28 वर्षों तक उन्हें भी जेल में रखा गया। और किस जेल में रखा गया? तो रोबेन द्वीप में कैद करके उन्हें रखा गया था, सबसे भयावह जेल जो था उस समय का। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जेल में रखा था उन लोगों को, और उसी समय रंग भेद के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हो गया था। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जिसमें दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका के लोग काले थे, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में थे, सूर्य का प्रकाश वहाँ ज़्यादा पहुँचता है, और यूरोप के लोग गोरे थे, और दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लाद दी थी, थोप दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में यदि बात किया जाए तो व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से गुलाम बनाया जिस तरीके से उन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया था, और सिर्फ भारत को ही नहीं अपितु विश्व के अन्य क्षेत्रों को भी वे गुलाम बनाने का कार्य किए थे, और वहाँ के संसाधनों को लूटकर अपने यहाँ के देश के विकास के लिए वे लेकर जाया करते थे। पर ये देखने की बात है कि गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया था अंग्रेज़ों ने, और रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग पर बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था, आबादी में उनका हिस्सा 3/4, और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी वहाँ पर शामिल थे। तो गोरे शासक गोरे के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। खैर भारत में भी वे लोग भारतीयों को भी नीचा ही मानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी को भी अंग्रेज़ों ने जब ट्रेन से वे जा रहे थे साउथ अफ्रीका, जब ट्रेन से जाते समय उनको ढकेल दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है, तब वे भी जो है प्रण करते हैं कि नस्ल भेद के खिलाफ हम भी लड़ाई लड़ेंगे, और महात्मा गांधी नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर के रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सफलता प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, जो गोरे लोग थे, जो काले लोग थे, उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। और रंग भेद की शासकीय नीति ने इतने प्रबल तरीके से वहाँ पर मतलब कि अपना पकड़ बनाया कि परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम किए गए थे, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थीं। इतनी भेदभाव वहाँ की सरकार के द्वारा किया जा रहा था, और इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। और 1950 में ही
अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। बड़े स्तर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर के इन लोगों ने काम किया और बड़े स्तर पर वहाँ पर विरोध करते हैं। बड़े स्तर पर लोग वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं इनके खिलाफ। अब आवाज़ उठा करके ऐसी नीतियों के खिलाफ विरोध करने का काम करते हैं। इनमें कई मजदूर संगठन भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद को समाप्त करना चाहते थे और इस तरीके से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए लोग ने बड़े स्तर पर आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले को हत्या कर दिया, उन्हें दमन किया उनका और अपनी शासन को जारी रखने का प्रयास किया। इस तरीके से आप देखेंगे कि नेल्सन मंडेला वहाँ पर बड़े स्तर पर एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं और वे जो अश्वेत चलने वाली जो वहाँ पर नीति थी उनकी, उसके खिलाफ वे हमेशा प्रचार प्रसार करने की काम करते हैं। नए संविधान की ओर अफ्रीका कैसे बढ़ता है आइए देखते हैं। वहाँ पे जो रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया था कि अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर राज करना आसान नहीं होगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी जब दबाव बनाने लगी तो उससे भी ज़्यादा, उनके दबाव बनाने से भी ज़्यादा वहाँ के जो काले लोग थे उन लोगों ने संगठन बना करके इतने बड़े स्तर पर आवाज़ उठाया इस नीति के खिलाफ कि अंग्रेज़ की शासन वहाँ पर हिल गई थी और उन लोगों को भी समझ में आ चुका था कि अब इतने जोर जबरदस्ती से इनके ऊपर शासन करना मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि हम लोगों पर भी इसका जो है सो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां हटा ली गईं और 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को मध्य रात्रि में ही दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया जाता है, झंडा बनाया जाता है। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया था और रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता वहाँ पर खुल जाता है और अब नस्ल भेद, रंग भेद एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाता है। यह सब कैसे हुआ आइए इस असाधारण बदलाव के बाद एक नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और कैसे इसका जिक्र किया था इसके बारे में उन्होंने। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। इसलिए नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज में आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए हम सभी नस्लों और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। और एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी और नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठी थीं। वहाँ पर दोनों पार्टियां साथ बैठी थीं। कौन कौन पार्टियां? तो एक पार्टी जो दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी और दोनों लोग बैठ करके संविधान के निर्माण की बात करते हैं और इस तरीके से अफ्रीका का संविधान का निर्माण हो जाता है। और अफ्रीका के निर्माण का अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। वहाँ पे भी प्रियम्बल बना और अफ्रीकी की संविधान ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोगों को प्रेरणा देता है, वहाँ के लोगों को सीख देता है। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है और यह
काम दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। और एक बार फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं अपने शब्दों में कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है और दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके लिए सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। और इसलिए दक्षिण अफ्रीका में 2 वर्षों की चर्चा चली और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा संविधान दुनिया में कहीं भी नहीं बना था। और इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। और ये भी कहा जाता है कि अफ्रीका के लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया, संविधान को अपनाया और लोगों को अधिकार भी दिया और किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा वहाँ पर। कि मतलब ये भी कहा गया कि साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब वे हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। और दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो निश्चय जो उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना बना बहुत खूबसूरत तरीके से बना। और 1994 तक जो लोग अफ्रीका के बारे में हंसा करते थे, निंदा करते थे उनके तौर तरीके के बारे में, और आज वे मॉडल बन गया और ऐसा एक इंद्रधनुषी समाज बना जो सबको आईना दिखाने का काम किया। और साउथ अफ्रीका का संविधान बना, सभी चीज़ों को शामिल किया गया, सारे साथ जो समाज में लोग वहाँ पर व्याप्त थे सबको समान अधिकार देते हुए, सबकी समान सहभागिता स्वीकार करते हुए वहाँ का संविधान निर्मित हो जाता है। और इस तरीके से संविधान का निर्माण बना जहाँ से विश्व के अनेक देश को भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो यह था साउथ अफ्रीका के संविधान निर्माण की विकास यात्रा साथियों। तो आज आपने यहाँ तक पढ़ा, इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है इसकी चर्चा हम अगले क्लास में आपसे करेंगे साथियों। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।